दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंसेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 मोस्ट प्रश्न लाया हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि आपका है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का दोस्तों जनक कहा जाता है अरस्तु महोदय को। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे प्रथम प्रयोग जो किया था वो लैमार्क ने किया था और ट्रेवीरेनस ने किया था, जो कि ट्रेवीरेनस जर्मनी का है और लैमार्क जो है फ्रांस का है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। अगला है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक दोस्तों लेवोजियर को कहते हैं। आप लोगों को सभी को याद होगा ये प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। मैंने 0 लेवल से लाया है दोस्तों कि आप लोगों को दिक्कत ना हो किसी को भी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो बहुत बार पूछा गया है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं क्या? मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय को। अगला है, गैसों के विसरण के नियम प्रतिपादित किया था। तो गैसों का विसरण का नियम जो है वह ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। अगला है, गैसों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था वह केपलर ने किया था। अगला है कि E=mc² का समीकरण किसने दिया था। तो E=mc² का समीकरण जो दिया था आइंस्टीन महोदय ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो जड़त्व के नियम की खोज जो है वह किया था जड़त्व के नियम की खोज वह किया था गैलीलियो ने। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो न्यूटन महोदय ने किया था। अगला है कि प्रकृति वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं डार्विन महोदय हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो डार्विन महोदय ने दिया था। अगला है कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन महोदय जो है नेचुरल सिलेक्शन का भी दिया है, प्रतिपादित किया है, और विकास के सिद्धांत का भी। अगला देखते हैं कि अनुवांशिकी के जनक कौन हैं। तो ग्रेगर मंडल हैं अनुवांशिकी के जनक। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था। मतलब उन्होंने अनुवांशिकी का जो प्रयोग किया था उन्होंने किसका प्रयोग किया। तो मटर के पौधे का यूज किया था। अगला देखते हैं, अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था। तो W. वाटसन ने कहा था अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी। तो अगला बात करते हैं, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी जो है वह क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है। अगला है, सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं जीन। ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। दिखने में तो बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में फिर तो हवा ही निकाल देता है, परेशान ही कर देता है एग्जाम में। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो बीडन एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बीडन एवं टैटम ने। अगला है कि खून का रंग लाल होता है किसके कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व जो है वह लोहा है। अगर लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा सब्जी खाइएगा दोस्तों। तो पालक की सब्जी ला के खाइए, साग खाइए पालक का, तो आपका लोहा की कमी दूर हो जाएगी।
चलिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो यह प्रोटीन का यौगिक है। अगला है खून थक्का नहीं जम रहा है, तो कौन सा रोग? हीमोफिलिया रोग होगा। विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का थक्का जमना कम हो जाता है, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? हीमोफिलिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हम लोग के शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जम जाता है। तो रक्त को कौन जमने से रोकता है? तो हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो वो रोकता है आपके शरीर में रक्त को जमने से, नहीं तो फिर तो हम मर ही जाएंगे। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होता है वह यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन जो कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा प्लीहा कर लीजिए, तो उसमें जो है यह कब्रगाह बहुत बार लिखा रहेगा कि रक्त का कब्रगाह कहाँ है, तो प्लीहा, या तिल्ली कह लीजिए या स्प्लीन कह लीजिए, आप तीनों कह सकते हैं। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, या प्लीहा तो कह ही रहे हैं। अगला है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है, मैंने पहले ही बताया है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का तरल भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। बहुत जगह 80% भी ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है 55% भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है दोस्तों वह प्लाज्मा है। अगला हम लोग बात करते हैं कि रक्त में पाए जाने वाली धातु होता है, तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा है? लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक कौन कहलाता है? स्प्लीन, जिसे प्लीहा कहते हैं, जिसे तिल्ली कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह कौन कहलाता है दोस्तों? तो प्लीहा। अगला है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। तो आप हमको बताइए कि डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कल कैलकुलेट करके डिग्री सेल्सियस में। चलिए देखते हैं कि रक्त समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला है सर्वदाता रक्त समूह होता है, ओ जो है वह सर्वदाता रक्त समूह होता है। आपसे पूछा जाएगा इसमें एंटीजन रहते हैं? नहीं बॉस, एंटीजन इसमें नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है? तो एंटीजन जो है ओ में नहीं होता है। किस में होता है? तो ए बी में जो है दोनों एंटीजन होता है। ओ में क्या होता है? ओ में जो है एंटीबॉडीज दोनों होता है, ए और बी। एंटीजन को कौन सा प्रोटीन कहा जाता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, तो रक्त सर्वग्राही किसे कहते हैं? ए बी को, क्योंकि दोनों एंटीजन इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका ए है तो उसमें ए एंटीजन मौजूद होगा, और जबकि उसके विपरीत एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बी है किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा है बी, तो उसमें बी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडीज उसका उल्टा होगा, ए होगा। अब किसी का ए बी है तो एंटीजन तो दोनों रहेगा, ए बी दोनों रहेगा, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? जीरो, मतलब एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ओ है तो उसमें तो एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ओ है तो एंटीजन नहीं होगा, तो एंटीबॉडी तो दोनों रहेगा दोस्तों। चलिए, आर एच फैक्टर संबंधित है, तो आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आज आर एच फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर जो हैं वो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हैं। चलिए अगला है रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है दोस्तों? वृक्क, जिसको कि आप किडनी कहते हैं। किडनी अगर खराब हो जाए तो डायलिसिस कराने की जरूरत होती है ना, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो डायलिसिस। अगला है मूत्र का निर्माण होता है, तो किडनी में होता है दोस्तों मूत्र का निर्माण।
वृक्क का भार होता है, तो 150 ग्राम वृक्क का भार होता है किडनी का। अगला है मानव गुर्दे, जिसे कि आप किडनी कहते हैं, में बनने वाली पथरी क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला है रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो है स्फेग्नोमेनोमीटर है। और दोस्तों आप जब अस्पताल जाते हैं, आपका धड़कन सुनता है ना डॉक्टर, तो वो कैसे सुनता है? स्टेथोस्कोप उसका नाम है। जी हाँ, आला जो लगाए रहता है उसका नाम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो स्टेथोस्कोप है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? वो किया था विलियम हार्वे। अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो वह क्या है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली क्या कहलाती है? तो शिरा। अगला है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय से जो ले जाएगा वो धमनी होगा दोस्तों। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, तो पेसमेकर से संबंधित है हृदय का धड़कन का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, नियंत्रित जो है जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है दोस्तों कृत्रिम हृदय है, इसको याद रखिएगा। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला कहता है प्रश्न, पित्त होता है, पित्त कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का एक क्षारीय होता है। तो पित्त कहाँ बनता है ये भी तो जान लें। तो पित्त बनता है दोस्तों आपका लीवर में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि पित्त क्या है, क्षारीय है या लवणीय है? आप हमको बताइए, एसिड है या बेस है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। पित्त स्त्रावित होता है, तो पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है वह आपका यकृत से द्वारा होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो यकृत में भविष्य के लिए जो है विटामिन ए भंडारित रहता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होगा? आंख में प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पित्त जमा होता है, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जा रहा हो, एक सीढ़ी आपको आगे बढ़ा रहा हो मेरी मेहनत, तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग जो है, हाइड्रोफोबिया जो पानी से लोगों को डर लगने लगता है, किसके काटने से होता है? कोई भी जानवर, लगभग जानवर के काटने से होता है, लेकिन लगभग जो है ज़्यादातर होता है कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह विषाणु से होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। अगला है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, वायरोलॉजी मतलब वायरस। ठीक है दोस्तों, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस से फैलती है रानीखेत। अगला देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग क्या है? तो विषाणु से होता है दोस्तों, गाय भैंस सबको हो जाता है फुट एंड माउथ रोग। अगला देखते हैं, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। अगला हम लोग बात करते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। अगला है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो वह सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो वह किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो वह ठोस में होता है दोस्तों। चलिए, ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में। आप एक बात ये भी जान लीजिए दोस्तों, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, इसलिए चंद्रमा पे भी हम चले जाएंगे, अगर हवा नहीं होगा वहाँ, निर्वात होगा, तो हम लोग बात कर पाएंगे क्या? संभव ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि की गति होती है 760 मील प्रति घंटा। चलिए अगला है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि वायु है, तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, सभी तरह के गैस होते हैं। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन, गैसों का गैसों में विलयन है, वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का गति होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल।
अगला है हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है दोस्तों? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1000 मीटर। तो यहीं पर कैलकुलेट करके क्या दिया? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, अगर मीटर में होगा तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपको बताना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वह है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण हैं, तो जड़ों का रूपांतरण कौन कौन सा उदाहरण है? तो मूली और गाजर जो है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तनों के रूपांतरण हैं, तो आलू और प्याज तना होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तो यह मास्टर ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो मास्टर ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग बताएं, तो वर्णांधता हो गया और एक हीमोफीलिया हो गया। आगे ऊपर मैंने बताया है हीमोफीलिया कैसे होता है। अगला है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, तो हेर्नर ने किया था। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? 1876 में किया गया था हेर्नर के द्वारा। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा और लाल जो है उसको पता ही नहीं चलता है हरा है या लाल है। ठीक है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। अगला है जठर रस में होता है, तो खाते हैं खाना तो दोस्तों पच कैसे जाता है? अरे भैया पेट में तो बहुत बड़ा एसिड रखा हुआ है, तो वो कौन सा एसिड है भैया? तो वो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब तो आपका खाना पचता है ना। अब पूछ लेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलता है आपको? तो वो बैटरी में, गाड़ी का बैटरी हो जाए, घर में इन्वर्टर रखे हैं उस बैटरी में। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो हमारा पेट में कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक। और गाड़ी का बैटरी में तो H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक को क्या बोलते हैं? HCl। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल जो होते हैं लाइकेन में होते हैं। अगला है प्रोटीन का पाचन होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। अगला है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, मुंह से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। पचे भोजन का अवशोषण करता है तो छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है दोस्तों नाम का छोटा है लेकिन बड़ी आंत से भी बड़ा है, ये याद रखना है। और दूसरी बात, छोटी आंत का कितना भाग? वो 3 भाग, डेडुडम, इलियम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से होगा, आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टॉयलिन। अगला है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक होती है, तो अंगुली जो होता है दोस्तों हम लोग का, आपके पास भी होगा, तो देखिए उसमें सर्वाधिक ज़्यादा हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। भोजन पचने में सहायक होता है, तो एंजाइम जो है भोजन पचने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। ठीक है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो आप जो पाचन क्रिया होती है प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो वो 20 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में जो स्टार्च का पाचन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। अगला है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस है। अगला है कि भोपाल गैस कांड हुआ था, आप लोग जान रहे होंगे 1984 में। उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो वह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों।
काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। तो काला हीरा तथा काला सीसा, देखिए काला हीरा किसे कहेंगे, कार्बोनेडो, और काला ही सीसा किसे कहेंगे, तो वह है ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल में यूज करते हैं काला काला जिससे आप लिखते हैं, वही तो ग्रेफाइट है ना। कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट नहीं रहे तो आप ग्रेफाइट को भी टिक करके एग्जाम में आइएगा। चलिए काला हीरा। अगला देखते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला देखते हैं, पत्ती मतलब पत्ता, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में, उसी के कारण होता है ना। चलिए पत्तियों का रंग पीला होता है, बहुत सारा पत्ती का रंग पीला हो जाता है। तो कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्ती का रंग पीला हो जाता है। पर्णहरित में मतलब क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके लिए प्रश्न है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो जरूरी है ही दोस्तों, CO2, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों नेसेसरी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों देखिए लाल रंग में देखते होंगे रेलवे सिग्नल सब में भी लाल रंग का ही सिग्नल देता है। लाल रंग खतरे का निशानी है। काहे, क्यों लाल रंग कोई गुनाह कर दिया था जो कि उसको खतरे का निशानी मान लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह ज़्यादा होता है, वो दूर से भी दिखाई देगा क्योंकि वह ज़्यादा फैलता नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है लाल प्रकाश में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है ना। और जो है बैगनी रंग जस्ट उल्टा, वो तो पूरा फैल जाता है ना, तो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण में तो उपचयन ही होता है। तो जल से, ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से। चलिए दोस्तों धन्यवाद, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ कमी लगा तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और हम आपके सजेशन पे ज़रूर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।